हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम बेसिकली अब स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग। ओके, तो अभी तक हमने थ्योरी वीडियोस देख लिए हैं कुछ। तो चलिए हम थोड़ा सा आज समझते हैं कि जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक जो कोड होता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर अपने अपने लैपटॉप में यहाँ पर ई ड्राइव में मतलब कि एक यूट्यूब सी प्लस प्लस ट्यूट नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। तो यहीं पर हम लोग अपने अब क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को इसी फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है तो आप यहीं पर टाइप कर दीजिए CMD और ओपन कर लीजिए। तो ये CMD आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर सिंपली आप लिखिए कोड और डॉट करके आप इंटर कर दीजिए। तो आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड होगा वो इसी फोल्डर में यूट्यूब सी प्लस प्लस ट्यूट फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर लिखा है देखिए ओपन विथ कोड, आप इसको सिंपल क्लिक कर दीजिए। हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड होगा वो ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर में। ओके, तो हम यहाँ पर फोल्डर बनाने वाले हैं ताकि हम सारे अपने प्रोग्राम्स वहीं पर रखें। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वही वाला फोल्डर, यहाँ पर यूट्यूब सी प्लस प्लस ट्यूट वाला फोल्डर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कई सारे आइकन्स बने हैं, आप देखिए। आप भी अगर यहाँ पर क्लिक करें तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पर टूल टिप आपको दिख रहा है न्यू फाइल। तो अगर आपको इस फोल्डर के अंदर जो ये फोल्डर है YT सी प्लस प्लस ट्यूट, इसके अंदर कोई फाइल बनानी है तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा और अपने आप फाइल का नाम यहाँ पर दे करके इंटर कर दीजिए। आपकी वो फाइल इस वाले फोल्डर के अंदर बन जाएगी। और अगर मान लीजिए इस फोल्डर के अंदर कोई आपको फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप फोल्डर बना सकते हैं। ठीक, और अगर फाइल या फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पर शो ना हो तो यहाँ पर सिंपली आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें आपको ज़्यादा जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ और मैं उस फाइल का नाम लेट से रख देता हूँ file1.cpp। अब क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो जो भी हम फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .cpp होना चाहिए। जैसे सी लैंग्वेज में .c एक्सटेंशन होता था, सी प्लस प्लस में .cpp एक्सटेंशन आपको रखना है। ओके, ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मेरा जो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन हमने मतलब डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर रन कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपने पहली बार ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया होगा दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करके अपने इस फाइल को क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर एक जो ये आइकन्स बना है सेटिंग का, यहाँ पर आप चलिए, यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पर चलिए। ठीक, और यहाँ पर आप क्या करिए, आप टाइप करिए कोड रनर। जब आप यहाँ पर इस तरह से कोड रनर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये पहला वाला कोड रनर मिल जाएगा। हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लिया, इसलिए इस तरह से इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करिए। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लेगा, तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होने लगेगा। जैसे ही आप अगर इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आप इसको कट करेंगे यहाँ से, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, इस विजुअल हम अपने सिस्टम की पूरी स्क्रीन को नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको यहाँ पर ऑप्शन ना दिखे, तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और आपको ये वाला ऑप्शन ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहीं से फिर से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से अपने इसका देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरर है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ पर तो इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फाइल बनाई है, तो चलिए पहले हम लोग एक सिंपल सा CPP का प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है CPP सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, वो बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए टाइप कर रहा हूँ #include। तो ये मुझे इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था। वो एक्सटेंशन क्या था, C/C++ एक्सटेंशन था, ये वाला एक्सटेंशन। और यहाँ पर आप देखिए हमने इसको इंस्टॉल करके रखा है ना। तो आपने भी इंस्टॉल किया होगा, अगर आपने इसका पिछला वाला वीडियोस देखा है। तो नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ से इस तरह से सजेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप करिए इसको इस तरह से #include। मुझे इंक्लूड करना है IO स्ट्रीम।
ये वाली फाइल जो यहाँ पर दिख रही है, ओके। यहाँ पर मैं डॉट एच नहीं लगा रहा हूँ। आप सी अगर लैंग्वेज पढ़ के हैं तो वहाँ पर डॉट एच आप लगाते थे, ओके। यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। फिर मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस, ये सजेस्ट कर रहा है, फिर मैं लिखूँगा std, ओके। सारी चीज़ें देखिए ये सजेस्ट कर रहा है। फिर मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन, ओके। और फिर मैं सिंपली चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से सिस्टम, और मैं यहाँ पास कर देता हूँ CLS, और इसके बाद मैं लगाता हूँ सी आउट, ओके। और मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो C++, और इसके बाद एक एक्सक्लामेटरी, ओके, जो भी है ये हमने यहाँ पर लाइन भी चेंज कर दिया \n करके, ओके। फिर मैं लेट से यहाँ पर लगा देता हूँ गेट ch, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न 0, ओके। अब हमने गेट ch यूज़ किया है तो उसके लिए मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ #include conio कोनियो .h हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली, ओके, ठीक। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम। पहले हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अच्छा, तो ये हमारा जो प्रोग्राम होगा यहाँ पर टर्मिनल में ओपन होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए हेलो C++ प्रिंट हो रहा है, जो हमने यहाँ पर अभी प्रिंट किया था। अच्छा, जब आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे कोड रनर वाला, तो दोस्तों आपको यहाँ पर चलना है इस सेटिंग पे, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सेटिंग पे चलना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है कोड रनर, ओके। तब तक अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ टर्मिनल को अभी। और यहाँ पर जब आएंगे ना तो आपको ये यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, कई सारा ऑप्शन है। तो क्लियर प्रीवियस स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, चेक कर देना है उसको, और नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है रन इन टर्मिनल, तो इसको भी आपको इस तरह से चेक कर लेना है। जब आप चेक कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को, और यहाँ पर इस वाली बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो जो कोड रन होगा उसका जो आउटपुट होगा वो हमारे यहाँ पर टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पर टर्मिनल में आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप टर्मिनल ओपन नहीं भी किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो टर्मिनल ओपन करेगा और आपको आउटपुट यहीं पर टर्मिनल में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। चलिए, हमने रन कर दिया है। तो देखिए उसने टर्मिनल को ओपन किया ऑटोमेटिकली, और ये रन किया। रन करने का जो भी ज़रूरी कमांड होता है वो लिख दिया, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है हेलो C++, ओके। अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा कोड है, ओके, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, टर्मिनल को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आइए, तो हमने यहाँ पर लिखा है IOStream डॉट, मतलब IOStream हमने फाइल को इंक्लूड किया है, लाइब्रेरी फाइल को। तो अगर आप C++ का लाइब्रेरी यूज करते हैं, देखिए तो यहाँ पर हमने लिखा है conio.h, लेकिन जो C++ की लाइब्रेरी है उसमें हमने .h नहीं लगाया है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जब आप कोई स्टैंडर्ड कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोड ब्लॉक्स हो गया या डेव CPP कंपाइलर हो गया या कोड ब्लॉक्स हो गया, तो वहाँ पर आप .h नहीं लगाएंगे, IOStream .h नहीं लगाएंगे। अगर आप कोई पुराना कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे टर्बो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको .h लगाना पड़ेगा, ओके, जो C++ की लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया IOStream, ये एक लाइब्रेरी फाइल है। अच्छा देखिए हमने क्या किया अपने प्रोग्राम में, सिस्टम CLS जैसे हो गया, गेट CH वगैरह हो गया, या सी आउट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो हमने कई सारी प्री डिफाइंड चीज़ों को अपने इस फंक्शन प्रोग्राम में यूज़ किया है। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ये सारे क्या हैं, इंस्ट्रक्शन हैं। तो इन हर एक स्टेटमेंट का, हर एक इंस्ट्रक्शन का मतलब कंपाइलर को पता होना चाहिए, तभी हमारा कोड सक्सेसफुली रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा। अब अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो हमने आपको क्या बताया था, जब हमने यूज़र से इनपुट या आउटपुट किस तरह से, यूज़र से इनपुट किस तरह से लेना है, तो हमने क्या कहा था कि जब भी हमें इनपुट प्रिंट करना होता है कुछ भी, तो हम यूज़ करते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट का, और उसके साथ हम क्या करते हैं, ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं। तो
इन दोनों का, चाहे वो ये ऑपरेटर हो या सी आउट ऑब्जेक्ट हो, इन दोनों का डिक्लेरेशन कहाँ है? इस वाले हेडर मतलब इस वाले लाइब्रेरी फाइल में है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि अगर मुझे सी इन सी आउट कहीं भी अगर हमें अपने प्रोग्राम में लिखना है तो मैं इस लाइब्रेरी फाइल को क्या करूँगा? इंक्लूड करूँगा। ओके, उसके बाद हमने क्या यूज किया? गेट सी एच यूज किया है और सिस्टम सी एल एस यूज किया है। तो क्योंकि ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इसके लिए भी हमने क्या किया है? कोनियो डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। हेडर फाइल में क्या होता है? इन सारे प्री डिफाइंड फंक्शन का क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है। ओके, तो क्योंकि इनका डिक्लेरेशन होता है तो जब भी हम इनको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उन हेडर फाइल्स को या लाइब्रेरी फाइल्स को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। तो कंपाइलर कोई भी एरर जनरेट नहीं करता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आती है कि हमने सिस्टम सी एल एस यूज़ किया, गेट सी एच यूज़ किया, तो इसके लिए हमने क्या किया? कोनियो डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। ठीक, और हमने यहाँ पर सी आउट यूज़ किया और ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया, इसलिए हमने क्या किया? आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर लिया हमने। अब हमने इसको क्यों इंक्लूड किया है? नेम स्पेस हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो देखिए क्या होता है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर नेम स्पेस को क्यों इंक्लूड किया है उसको समझने से पहले जो ये फंक्शन हमने यूज किया है, चाहे वो गेट सी एच हो, सिस्टम सी एस हो, अभी इनकी हम वर्किंग जानेंगे कि इनको हमने इंक्लूड किया तो इनका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम में क्यों पड़ा। देखिए, जो ये सी आउट ऑब्जेक्ट है हमने ये बताया। देखिए अभी ये जैसे यहाँ पर ये सिस्टम है, गेट सी एच है, ये फंक्शन है। लेकिन जो सी आउट हमने यहाँ पर यूज़ किया है या कभी आगे अपने प्रोग्राम में हम बाद में सी इन यूज करेंगे तो ये फंक्शन नहीं है। जो सी आउट या सी इन है वो ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट हैं तो किसी ना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। देखिए सी लैंग्वेज में आपने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम वेरिएबल्स बनाते हैं। सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट जैसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट क्लास का है। ओके, जैसे स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में, वैसे एक क्लास का भी कॉन्सेप्ट है। तो जब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करके वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनको हम नॉर्मली वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, लेकिन जब हम जब क्लास का यूज़ करके कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उनको हम वेरिएबल्स नहीं बोलते, उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए आप समझिए कि जो क्लास का कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में वो स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट जैसा ही है। तो जब हम क्लास का यूज़ करके कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल नहीं बोलेंगे, उनको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो जो ये सी आउट या सी इन है ये ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट हैं तो कोई ना कोई क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। तो जो सी आउट है वो है ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट, जो सी इन है वो है आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हमने क्या किया कि ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो हम सी इन या सी आउट का यूज़ करके यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उन्हीं का यूज़ करके हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने प्रोग्राम में सी आउट का यूज़ करके सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट किया है। तो ये जो क्लास हैं, ये जो सारी क्लासें हैं, इनका कहीं ना कहीं क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा, है ना, डिफिनीशन होगी उनकी। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? ये लाइब्रेरी फाइल्स को यूज किया। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमने नेम स्पेस क्यों यूज किया। देखिए क्या होता है, जैसे सी लैंग्वेज में कोई भी हेडर फाइल होती है उनके अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। उसी तरह से जो हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल बोलिए जो आईओ स्ट्रीम है उसके अंदर भी इन वाले ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है, चाहे वो सी इन हो या सी आउट हो, या जो हमने यहाँ पर इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किया है उनका डिक्लेरेशन हो। कहाँ पर है? आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी फाइल में है, लेकिन वो सिंपल तरह से डिक्लेरेशन नहीं है, उनका डिक्लेरेशन किसी ना किसी नेम स्पेस के अंदर है। अब देखिए नेम स्पेस का हम जो कॉन्सेप्ट होगा आगे बहुत अच्छी तरह सीखेंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है उसके अंदर हमने इनका डिक्लेरेशन किया सी इन सी आउट का, लेकिन हमने सिंपल तरीके से नहीं किया जैसे सी लैंग्वेज में है। सी प्लस प्लस में चाहे वो फंक्शन का डिक्लेरेशन हो या ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन हो, थोड़ा उनके डिक्लेरेशन के स्टाइल को चेंज किया गया है। तो क्या होता है, जो हमारे पास है फाइल्स हैं
उनमें नॉर्मल तरीके से डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं किया गया है, बल्कि उनकी ग्रुपिंग करके उनको एक नाम दिया गया है, नेम स्पेस। मतलब नाम दिया गया है, जैसे एसटीडी, नेम स्पेस एक कीवर्ड है ना। तो उनको एक नेम स्पेस दिया गया है, नाम दिया गया है। तो उस स्पेस के अंदर, नेम स्पेस के अंदर, जैसे यहाँ पर एसटीडी है, उसके अंदर सी आउट या सी इन का डिक्लेरेशन है, या जो ये वाला ऑपरेटर हमने यूज किया है, इन सब का डिक्लेरेशन कहाँ पर है? इस वाले नेम स्पेस के अंदर है। जो एसटीडी है वे एक स्पेस का नाम है, नेम स्पेस का नाम है, इसके अंदर है। तो आप ऐसा समझिए कि ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर एक नेम स्पेस है एसटीडी, उसके अंदर डिक्लेरेशन है इन सारी चीज़ों का। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी। आगे जब हम दोस्तों नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम नेम स्पेस अपना खुद का बनाएंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्या होता है, हमें तो ये फाइल इंक्लूड करना ही पड़ेगा, साथ में हमें वो नेम स्पेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर इन वाले ऑब्जेक्ट्स का हो या फंक्शन का हो या क्लास का हो डिक्लेरेशन है। तो हमें पता चला क्या, कि हमें ये लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने के साथ साथ हमें नेम स्पेस भी यूज़ करना होगा, जिसके अंदर हमने इन ऑब्जेक्ट्स का डिक्लेरेशन है। अच्छा, अब देखिए, हमें ये बात तो पता चल गई, जो सी आउट या सी इन या जो इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैं, उनका डिक्लेरेशन इस नेम स्पेस के अंदर है, जिसका नाम एसटीडी है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस नेम स्पेस का नाम यूज ना करें, लेकिन जब हम इस केस में अगर नेम स्पेस का नाम यूज नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर वो एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि जो ये हमें सी प्लस में पता चल गया कि जो भी ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है वो किसी न किसी नेम स्पेस के अंदर है। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो सी आउट है वो किस वाले नेम स्पेस के अंदर है। तो हमें लिखना पड़ेगा एस टी डी डबल कॉलन। इस तरह से मुझे बताना पड़ेगा कि जो ये सी आउट है वो इस वाले नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर है ना। तो अब मुझे ये चीज़ें बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए हमने क्या किया, हमने सबसे अच्छा मेथड क्या है कि हम अपने उस नेम स्पेस को ही क्या करें, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें, है ना। तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और फिर से देखिए, हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमें क्या मिल रहा है, हेलो सी प्लस प्लस मिल रहा है। तो अब अगली बार से हम क्या करेंगे कि जो भी हम प्री डिफाइंड फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, हमें बार बार उनके नेम स्पेस का नाम यूज करके एक्सेस ना करना पड़े, इसलिए हम उनके नेम स्पेस को ही अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। और कैसे करेंगे, अगर हमें इस एसटीडी नेम स्पेस को यूज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कीवर्ड यूजिंग, यूज करो। क्या यूज करो, नेम स्पेस को यूज करो। कौन सा नेम स्पेस है, एसटीडी। तो आपको समझ में आया कि यूज करो उस नेम स्पेस को जिसका नाम एसटीडी है। तो जब हमने एसटीडी नेम स्पेस को अपने इस प्रोग्राम में यूज कर लिया, तो यहाँ पर सी आउट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता आया। तो जब भी आगे हम सी इन या सी आउट या फिर ये दोनों ऑपरेटर का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो याद रखना हमें ये लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना है और एसटीडी नेम स्पेस को यूज़ करना है। ओके, ठीक है, ये बात हमें समझ में आया। अब और आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस का दोस्तों जो प्रोग्राम होगा उसमें एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, ये मेन फंक्शन, और इसका नाम आपको सेम टू सेम एज इट इज़ ही रखना है। ओके, इसके नाम में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मेन है तो मेन ही रहेगा। तो जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है हमेशा इस मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इसको हम बोल रहे हैं फंक्शन है। ये क्या है, यहाँ पर जो मेन है वो फंक्शन है। अब आगे हम फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर माने मतलब इतना तो आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना ही है। हम आपको ये पहला वाला प्रोग्राम है, एकदम बेसिक है, तो थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। तो मेन क्या है, एक फंक्शन है, और यहाँ पर जो हमने इंट लिखा है उसे हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। मतलब जो फंक्शन होते हैं वो वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने लिखा है इंट, मतलब कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसीलिए हमने लिखा है रिटर्न जीरो। जीरो क्या है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो हमने लिखा है रिटर्न जीरो। तो मतलब ये वाला फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू क्या है, जीरो है।
अच्छा दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ यार कि आप लोगों को सी लैंग्वेज आती होगी, तभी आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपको सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले सी लैंग्वेज पढ़ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये मेन फंक्शन अब हमने यूज किया है सिस्टम CLS। हमने सिस्टम CLS क्यों यूज किया, चलिए उसको समझने के लिए मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पर रन किया, देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ हमें दिख रहा है ना। अभी एक एक गायब हो गया सारी चीज़ें। देखिए हमारा जो टर्मिनल है उसमें हमारे आउटपुट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो सिस्टम CLS होता है वो क्या काम करता है कि सारी चीज़ों को ना क्लियर कर देगा। उसके नीचे जो भी आपने कोड लिखा है, जैसे हमने लिखा है सी आउट हेलो सी, वही यहाँ पर दिखेगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सब की सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हट जाएंगी यहाँ पर टर्मिनल से। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ और मैं सेव कर दूँ इस प्रोग्राम को, और मैं इसको फिर से रन करता हूँ, हमने इसको कमेंट कर दिया, मैंने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया। रन करने के लिए उसी आपको वहीं पर जो रन वाला ऑप्शन है क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये सारी थोड़ा सा मटेरियल जो है यहाँ पर फर्जी वाला मटेरियल हमें दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने सिस्टम CLS को क्या किया, कमेंट में कर दिया है। तो सिस्टम CLS का जॉब क्या है, वो उसके पीछे जो भी होगा हमारा जो ये टर्मिनल है सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। ओके, अच्छा, तो अब आपको सिस्टम CLS का मतलब समझ में आया कि अगर आप कोई भी खिचड़ी नहीं देखना चाहते जो भी यहाँ पर दिखता है, तो आप सिस्टम CLS क्या करिए, यूज़ कर लीजिए। उसके बाद सिस्टम CLS तो हमने लगाया नहीं है, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, लगा ही देता हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम CLS चला, सारी चीज़ें हट गई, फिर ये लाइन चली, तो जिसकी वजह से हमें हेलो C++ मैसेज प्रिंट हुआ, है ना। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ यार कि आपने हमारा जो ये C++ वाला है ट्यूटोरियल इसको एक्सेस किया होगा। मैं सी इन सी आउट लिख रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पर देखिए इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ये आप ज़रूर देख लें जाके, ठीक है। तो सी आउट की वजह से ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। फिर हमने लगाया है गेट CH। अब देखिए हमने गेट CH लगाया है, इसीलिए अभी तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए कर्सर यहाँ पर है। गेट CH का क्या काम होता है कि गेट अ कैरेक्टर, गेट CH के नाम ही से पता है, गेट गेट कैर, ऐसे आप समझिए, गेट कैर, तो जिसको हम बोल देते हैं गेट अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को गेट करो, एक कैरेक्टर को इनपुट करो। तो जब भी हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे गेट CH का काम एंड नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि गेट CH का काम ये होता है ताकि हम अपने इनपुट स्क्रीन को देख सकें। उनका बोलना थोड़ा सही भी होता है, लेकिन इनपुट स्क्रीन जो हमारी होती है वो रुकी क्यों रहती है, गेट CH की वजह से ही होता है वो सारा काम। तो जब तक अभी मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगा, कोई कैरेक्टर इंटर नहीं करूँगा, हमारा प्रोग्राम इंड नहीं होगा। देखिए मैं प्रोग्राम को कोई की मैं प्रेस करता हूँ, मैं इंटर को प्रेस कर दिया तो देखिए हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, इंड हो गया। तब जाके ये वाला हमें मैसेज मिल रहा है। जब तक हमने कोई की प्रेस नहीं किया तो देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिल रहा था। जैसे हमने की प्रेस किया गेट CH का काम ओवर हो गया, उसको एक कैरेक्टर मिल गया, फिर रिटर्न चल गया, तो हमारा ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो गई और हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, इंड हो गया, है ना। अच्छा, अगर मैं गेट CH अपने प्रोग्राम में ना यूज़ करूँ तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम चलेगा, ये प्रिंट होगा और हमें ये चीज़ मिलेगा। पहले हमें सिर्फ ये मिल रहा था, हमने एक की को प्रेस किया उसके बाद हमें ये लाइन मिली। लेकिन अगर हम गेट CH यूज नहीं करेंगे तो हमें ये दोनों लाइन मिल जाएंगी, है ना। तो जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीन को होल्ड करके रखूँ, स्क्रीन को, है ना, होल्ड करके रखूँ, क्या हुआ, तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, ओके यहाँ पर ये क्या दे रहा है, अच्छा हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया और हमें ये दोनों लाइन मिल गई यहाँ से। ओके, तो ये काम होता है गेट CH का। फिलहाल हम लोग यूज़ क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में गेट CH को, तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा प्रोग्राम, ठीक है। और ये कोड क्यों आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। ओके,
ठीक है, तो मैं आपको एक बार और प्रोग्राम रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है बिल्कुल। ओके, और ये पावर शेल क्या रहता है, कोड आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो पता चला होगा। एंड आपको मैं अपने अगले वीडियो से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो आप बस हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल को देखते रहना पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आपको सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।